हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अदनान गुलाम खान और आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके। तो ये जो 11th क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो बेस होती है 12th के लिए और आगे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नीट, आईआईटी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है नीड फॉर द मेजरमेंट। तो हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, या फिर मेजरमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस विच गिव एन एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो नेचर के रिगार्डिंग और नेचुरल फिनोमिनन जो होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग एग्जैक्ट चीजें कौन बताता है, फिजिक्स बताता है। इसलिए इसे पढ़ने में मजा भी आता है। के बाद इट एक्सप्रेसेस वेरियस नेचुरल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द क्वांटिटीज इन्वॉल्व। तो ये जो भी फिनोमिना होता है ना, ये कुछ क्वांटिटीज जो होती है ना, उसके थ्रू ये चीजें बताता है ना। अब द एग्जैक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ दीज रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट्स वी मेक। और जो ये रिलेशनशिप है इसकी एक्यूरेसी और एग्जैक्टनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेजरमेंट के ऊपर। इस वजह से हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे सपोज आपको आपके घर पे रोज दूध वाला आता हो, तो आप दूध लेते होंगे उससे, तो आपको 1 लीटर दूध लेना है, 2 लीटर लेना है, तो वो बताते हैं कि इतने लीटर्स के अंदर आपको दूध लेना है, तो वो मेजरमेंट करके आपको उतना दूध दे देता है। या फिर आपको कुछ चीज नापनी हो, तो मीटर या सेंटीमीटर के अंदर नापते हैं ताकि वो एग्जैक्ट रहे, एक्यूरेट रहे हर जगह। तो अब हम उसी को आगे ले जाके देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है ना। तो ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। तो ये क्वांटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर होती है जिससे लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेंथ, मास, टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक। अब इसके भी दो पोर्शन दे जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट है फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज, सेकंड है ड्राइव क्वांटिटीज। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। इसके अंदर क्या बताया, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे लेंथ, लेंथ लेंथ होती है, इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं करती है किसी के ऊपर। टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक सिंगल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये पूरी की पूरी एक बेस है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मगर इसके नेक्स्ट के अंदर देखेंगे कि ड्राइव क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे, है ना। और ये कितनी होती है, फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज 7 होती है। ये याद रखना रहेगा आपको, है ना। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि आप बताएं 7 बेस क्वांटिटीज बताएं, तो आपको ये बतानी होती है साथ के साथ, याद हो जाएंगे आसानी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो दूसरों से ड्राइव करी गए हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज हुज defining operation are based on other physical quantities. So depends on other physical quantities या operation depend on other physical quantities। कैसे, all physical quantity other than the 7 base quantity are derived quantities। वो जो 7 base quantities थी ना, उनके अलावा जितनी भी होंगी वो derived होंगी। तो जैसे वेलोसिटी होती है ना। वेलोसिटी ड्राइव किससे होती है, वेलोसिटी आपके पास मीटर पर सेकंड। तो मीटर होता है लेंथ नापने के लिए, सेकंड होता है टाइम नापने के लिए। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। तो मीटर के अंदर लेंथ होता है और ये फिर टाइम आ गया। फोर्स भी होती है, ठीक है। फोर्स फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने ये सब 9th क्लास में पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा। तो मास आपका एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो आपने देख ही रखा है। तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ड्राइव क्वांटिटीज हो गई।
अब इसके बाद आएगा हमारे पास यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या होती है? तो यूनिट के अंदर हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप क्या है, मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक और रैंडम चूजन इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। मतलब क्या होता है, अब मेजरमेंट कर रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, और अब क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, एक कंपेयर कर दिया कि भाई 1 मीटर, अब इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ठीक, कि 1 मीटर क्या होगा। तो उन्हें बोलते हैं हम यूनिट, जिसमें क्या है, मेजरमेंट करें हम फिजिकल क्वांटिटी और जिसके अंदर कंपैरिजन इन्वॉल्व हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमें हम अगर यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे ना, तो हम 1 मीटर को कुछ भी बोल सकते हैं ना। या फिर अगर कुछ मेजर करना हो तो कि सपोज हमने इतना मेजरमेंट करा कि हाँ भाई, आप है ना, मेरे हाथ से मैंने नापा, कुछ कपड़ा नापा और उसे काट के दे दिया कि भाई इतना चाहिए था। या फिर आप कहीं गए और आपको कुछ वुडन चीज चाहिए थी, तो आपने घर के ऊपर नाप के गए कि भाई इतने हाथ वुडन चीज चाहिए, है ना, पट्टी चाहिए। आप वहां गए और आपने कहा कि भाई ऐसा करो, आप है ना कि कितने इतने हाथ नाप के और मुझे दे दो। तो होगा क्या, वो अपने हाथ नापेगा, अगर उसके हाथ बड़े हैं तो बड़ी आ जाएगी, और अगर छोटे हैं तो छोटी आ जाएगी चीज। तो आपने कहा 1 मीटर दे दो, तो मतलब है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करना रहता है। तो यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक रैंडमली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसे बोलते हो आप यूनिट। अब यूनिट से आप बना सकते हो बेस यूनिट, है ना, और ड्राइव्ड यूनिट। वही बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी क्या होती है, द यूनिट्स फॉर द बेस क्वांटिटीज क्या क्या होती है, जो खुद के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना। तो क्या क्या यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये बेस यूनिट्स हैं। और भी होती है ड्राइव्ड में, क्या होगा, जो डिपेंड करती है, द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस इन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो इनका कॉम्बिनेशन होगा जो ड्राइव्ड होगा, इन पे डिपेंड करेगा वो। तो कैसे हो रहा है, देखिए, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मास पे और सेकंड स्क्वायर पे कर रहा है। न्यूटन, है ना, न्यूटन करता है MA, मास और एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे यूनिट होती है इसकी। ठीक, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ड्राइव्ड यूनिट किस पे डिपेंड करती है, बेस यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेंगे वो होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये चैप्टर 1 का है। तो अभी कल तक हमने यूनिट्स पढ़ लिया था, तो यहां तक पहुंच गए थे, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट। अब इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ऐसे आ सकता है, व्हाट आर द फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स आप बता दोगे आराम से, ठीक है, द यूनिट फॉर द बेस क्वांटिटीज, ठीक, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अभी और आगे हम इसे पढ़ेंगे। ड्राइव्ड यूनिट क्या बताओगे, the unit of all other physical quantities can be expressed in as combination of the base unit, ये बता दोगे। तो ये इसका क्वेश्चन आ गया और एग्जांपल आप बता देंगे। अब इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो आज का टॉपिक है। ए कंप्लीट सेट ऑफ बोथ द बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। तो बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट, और ड्राइव्ड यूनिट का अलग अलग सिस्टम, बेसिकली लाइक कुछ सिस्टम है ये हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड है। कैसे हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम, है ना। तो अब CGS सिस्टम क्या होता है, तो CGS, C फॉर, हम बताएंगे C फॉर क्या होगा, C फॉर होगा हमारे पास सेंटीमीटर। ठीक है, C फॉर होगा सेंटीमीटर, G फॉर होगा ग्राम, और S से होगा सेकंड। और ये किसके अगेंस्ट होगा, it is based on centimeter, gram, second as the fundamental units of length। सेंटीमीटर किसके लिए आ रहा है, लेंथ के लिए आ रहा है। ग्राम किसके लिए आ रहा है, मास के लिए आ रहा है। और सेकंड किसके लिए आ रहा है, टाइम के लिए आ रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी।
ये CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और किस किस के लिए? लेंथ, मास, टाइम के लिए। ये फ्रांस ने सेटअप करा था। इसके बाद आता है FPS। FPS के अंदर क्या होगा? फुट पाउंड सेकंड। फुट, P से पाउंड और S से अगेन सेकंड। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम है ये, है ना। तो फुट किसके लिए यूज होगा? लेंथ के लिए। पाउंड मास के लिए। सेकंड अगेन टाइम के लिए। तो ये FPS है। तो पूछ ले तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसे। इसके बाद MKS आएगा। MKS में क्या होगा? ये फ्रेंच सिस्टम है अगेन। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। ठीक है, एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ। किसके लिए? लेंथ होगा आपके मीटर के लिए, किलोग्राम किसके लिए होगा? मास के लिए, और सेकंड किसके लिए होगा? टाइम के लिए। तो MKS सिस्टम। इसके बाद जो मेन है हमारा, वो है SI। SI क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली ये हम यूज करते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप बता दो कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो इसके बाद बोलेगा मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप ये चार मेंशन कर देंगे, और अगर नंबर ज्यादा हो तो नंबर के हिसाब से आप एक्सप्लेन करें, नंबर कम हो तो इसकी सिर्फ CGS, MKS, FPS, SI ये लिख के छोड़ दें। तो इस तरीके से क्वेश्चन डेवलप होता है। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिखने की भी एक आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको क्वेश्चन पता रहे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अदरवाइज हम पढ़ा तो देते हैं, क्वेश्चन ही पता नहीं होता कि आएगा कैसे। इसके बाद आता है हमारे पास SI क्वांटिटी। SI यूनिट या SI जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी देख लेते हैं हम क्या क्या चीजें रहती हैं। तो SI क्वांटिटी या क्वांटिटीज एंड यूनिट। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें, वो होगा फर्स्ट बेसिक क्वांटिटी लेंथ होगी, फिर मास, फिर टाइम। यहां तक तो आपको पता था। अब टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर भी होगा। तो यहां तक तो आपको याद हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आपके 11th के अंदर टेम्परेचर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर तक आएगा, है ना। और एक ये मोल भी आ सकता है, ये स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक, ये आपके इलेक्ट्रिक करंट आएगा 12th के अंदर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं आएगी, मोस्टली नहीं आएगी, बहुत रेयर के अंदर आती है, ये आती ही नहीं जनरली, कोर्स में नहीं होगी। तो क्वांटिटीज एंड यूनिट क्या होंगी? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे पूछे कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बताओ, तो 7 होती है ना, 7 ये बता दोगे। इनके अगेंस्ट के अंदर बेसिक यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होगी? किलोग्राम। टाइम की सेकंड। टेम्परेचर की केल्विन। करंट की एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। और क्वांटिटी ऑफ मैटर की मोल। तो ये आपको याद रखनी है। क्वांटिटी पूछे तो क्वांटिटी, यूनिट पूछे तो बेसिक यूनिट। और अगर सिंबल पूछ ले तो मीटर का सिंबल तो आपको पता ही है M, किलोग्राम का KG, सेकंड का S, केल्विन का होता है कैपिटल K, एम्पियर का होता है कैपिटल A, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था। कैंडेला का CD, मोल का MOL। तो ये याद रखिएगा, ये टर्म 1 के अंदर फर्स्ट टेस्ट के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती, इसे SI भी बोल दिया, है ना। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाएगी और बेसिक यूनिट पूछी जाएंगी, सिंबल भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पूछी जाएंगी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताइए, तो आप बताएंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर आपके होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। दो बेसिक यूनिट होती है सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है? तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके सिंबल RAD होता है, स्टेरिडियन का SR होता है। इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है ना। बाकी क्वेश्चन कैसे आएगा? नेम ऑल द बेसिक यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ SI। तो बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट, बेसिक यूनिट तो ये बता दोगे, सप्लीमेंट्री यूनिट ये बता दोगे। मगर अगर आपसे पूछ ले बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ये होगी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये होगी, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, लिख लीजिए। टॉपिक लेंगे रेडियन, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो हमने देखा था ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स का टॉपिक रहेगा, उसमें रेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन पे डिस्कस करेंगे, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। हमने पुराना क्वेश्चन देखा था, नेम ऑल द बेसिक यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ SI सिस्टम। तो अगर आपसे पूछ ले कि रेडियन क्या होता है या सप्लीमेंट्री यूनिट्स को एक्सप्लेन करें, तो आप सबसे पहले करेंगे रेडियन को एक्सप्लेन।
कि रेडियन होता क्या है। तो रेडियन के अंदर होता क्या है कि आपने क्या करा, एक सर्किल लिया, ठीक है, सर्किल की रेडियस ली, और ये रेडियस को क्या करोगे आप, कि जितनी ये रेडियस है ना इतना आर्क खींचोगे, ठीक, जितनी रेडियस है उतना आर्क खींचोगे और उसे कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो जब आर्क होगा, है ना, आर्क, इसकी लेंथ और रेडियस बराबर होगी तब कहलाएगा रेडियन या एक रेडियन, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन या फिर इसको एक्सप्लेनेशन किस तरीके से कर रहे हैं कि रेडियन में क्या हो रहा है, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट है, पहले ही दिख रहा है आपको, ठीक है, एंगल मेजर हो रहा है। डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of circle। तो क्या दिखा रहा है यहाँ, एक एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, आर्क है, बाय आर्क, आर्क के थ्रू, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है रेडियस के बराबर। तब हम कहेंगे कि रेडियन इज ए यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट या रेडियन ही। अब थोड़ा सा हम रेडियन के अंदर और एंट्री करें तो इसकी फिजिकल जो क्वांटिटी है, मतलब इसकी जो हमारी रेडियन था बेसिक यूनिट थी, इसकी क्वांटिटी जो थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो थी प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होगा, रेडियन के बारे में तो समझ में आ गई, प्लेन एंगल क्या होगा। तो प्लेन एंगल होता ये है कि द प्लेन एंगल डी थीटा, ये थीटा है, डी थीटा इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना और रेडियस है, इसका रेशियो होता है। एंगल है ना थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपको 11th क्लास में, 12th क्लास में। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडियन की डेफिनेशन आप याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि रेडियन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। यहाँ पे आपका आर्क जब रेडियस के इक्वल हो जाए तब आप बोलोगे एक रेडियन हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, प्लेन एंगल के बारे में आपने देख ही लिया है ना। तो अब इसके आगे हम चलते हैं कि रेडियन को और एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ये रेडियन बन रहा है, क्या हो रहा है। तो आपने देख रखा है एक सर्किल होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये आपको पता है। अब इस सर्किल के अंदर क्या करा हमने, ये 2π तो समझ में आता है आपको, है ना, और ये r मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो r है इसका एक आर्क खींचा, एक, ठीक है, एक आर्क खींच लिया, 2 3 4 5 6, और ये कुछ पोर्शन बच गया। तो 2π, 2π, 2π के अंदर कितनी वैल्यू होती है 6.28। तो एक आर, 2r, 3r, 4 5 6, 6 तो ये हो गए, और 0.28 ये वैल्यू हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2πr कैसे ये रिलेट हो रहा है ना, कैसे रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आर आर की वैल्यूज हैं पूरी 6। तो ये 2πr सर्कमफ्रेंस होता है, नंबर ऑफ आर्क कितने होंगे, उसमें होंगे 2π, ठीक है, 6.28 आर्क जिसे हम बोलेंगे। अब पूरे रोटेशन के अंदर पूरा रोटेट कर लिया हमने, तो उसके अंदर 2π रेडियन होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, 2π रेडियन। तो ये 2π रेडियन हो गया। जब ये पूरा सर्किल घूमेंगे तो कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री फुल रोटेशन में, और ये होता है 2π रेडियन, ये आपको पता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ 2 से और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें तो पाई रेडियन और 180 डिग्री आ जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फिर डिवाइड कर दें 2 से और फिर 2 से, तो क्या होगा, यहाँ π/2 आएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल, ठीक। और अगर यहीं हम क्या करें, यहाँ क्या करें, 2π से डिवाइड कर दें और यहाँ 2π से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 रेडियन, ठीक, और यहाँ 360/2π। तो एक रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया, 57.2958 डिग्रीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से 1 रेडियन रहेगा और ये 57.2958 डिग्रीज होगा, मतलब नियर अबाउट 60 डिग्री के आसपास होगा 1 रेडियन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये रेडियन की पूरी कहानी है।
एक तरीके से। इसके बाद आ जाएगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में कुछ नहीं होगा, पहले हमने सर्किल लिया था, अब हम स्फीयर ले लेंगे, और स्फीयर ले लेंगे, एक पॉइंट लेंगे यहां से यहां तक रेडियस, और ये सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एरिया होगा ना हमारा, ये एरिया वो कितना होगा, वो ये जो रेडियस लिए आर, इसका स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो एरिया होगा वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, तो ए स्टेरेडियन इज द स्पेसिफिक सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल है, that when the projected onto the sphere surface cover an area equal to the square of the sphere radius। तो जब भी इस तरीके का एंगल है, हम सॉलिड एंगल लेंगे, है ना, तो कितना एरिया कवर करेगा, ये जो एरिया कवर करेगा प्रोजेक्टेड होगा वो होगा एरिया होगा, और वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जो भी यहाँ रेडियस है, तब हम बोलेंगे उसे वन स्टेरेडियन। ठीक है ना, तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, नाम होता है सॉलिड एंगल। ध्यान रखिएगा, अगर यूनिट पूछे तो स्टेरेडियन लिखना, क्वांटिटी पूछे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी तो सॉलिड एंगल लिखना। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया रेडियस का स्क्वायर, जो अभी भी देखा था हमने। क्या बोल रहा है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा मतलब डी मतलब छोटा, है ना, ये ध्यान रखो। तो d omega is the ratio of the intercepted area dA of the spherical surface described about the apex O as the center to the square of its radius। तो सिंपल सी बात यह है, सॉलिड एंगल, जो ये सॉलिड एंगल ना, थीटा या कहें, थीटा तो नहीं है यहाँ पे, डी ओमेगा है ना, ओमेगा या डी ओमेगा किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया, ये जितना भी सरफेस एरिया है अपॉन रेडियस के स्क्वायर के बराबर। तो इसे बोलेंगे आप सॉलिड एंगल। और स्टेरेडियन तो आपको पता ही है, और सॉलिड एंगल किस में नापा जाएगा, स्टेरेडियन के अंदर, और वो पीछे वाला जो थीटा नापा जा रहा था वो किस में था, रेडियन के अंदर। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन में देखेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल हमारे पास है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, हमें एक एंगल निकालना है सबटेंडेड बाय आर्क। लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ 5 मीटर, ये 5 मीटर दे रखा है। ठीक है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर, मतलब ये जो है ये रेडियस कितनी दे रखी है, 10 मीटर, और ये एक सर्किल है, तो ये निकालना है हमें एंगल। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपको चमक जाएगा। कैसे चमकेगा, चमकता ऐसे है फॉर्मूला कि आप ये गिवन लिखोगे, तो गिवन क्या लिखेंगे आप, आर्क, है ना, आर्क लिखेंगे 5 मीटर। ठीक, रेडियस, रेडियस कितने लिखेंगे, 10 मीटर। तो आर्क दे रखा है, रेडियस दे रखा है, फिर क्या निकालना है आपको, एंगल थीटा। तो क्या आपको फॉर्मूला याद आया, हाँ याद आ गया, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो एस आपको क्या है, आर्क है जो 5 है, ठीक, और आर क्या है, 10 है, रेडियस है। तो 5/10 क्या होगा, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो 5 1 जो 5, 5 से 10, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5, और रेडियन यूनिट जरूर लगाना। ठीक है, एंगल की। तो ये आपका एक हो गया आंसर। अब सेकंड देखते हैं, कन्वर्ट 90 डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सोचो। तो सबसे पहले आपने सोचा कि डिग्री को रेडियन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें जो यहाँ वो लगा था ना एंगल, है ना, डिग्री लगी हुई थी, उसे आपको कन्वर्ट करना है पाई बाई 180 के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखेंगे 180 को इधर लाएं, पाई अपॉन 180 लाएं, तो यहाँ डिग्री रह जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, अब आप यहां देखोगे ना, यहां थीटा इज इक्वल टू कितना दिखा रहा था, 90 डिग्री। ठीक, तो आप ये डिग्री की जगह 1 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 180, पाई बाई 180 लिख सकते हो। तो अब आप आपने क्या करा, वो डिग्री की जगह लिख दिया पाई बाई 180, और फिर उसके बाद आपने सॉल्व करा, तो कितना आया आंसर,
पाई बाई 2। तो थीटा कितना हुआ, पाई बाई 2, और आंसर कितना है, पाई बाई 2 रेडियन। तो इस तरीके से आप हर सवाल सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, कोई सी भी डिग्री है। इसके बाद है फाइंड आर्क लेंथ इफ रेडियस इज दिस एंड एंगल इज दिस। अब देखो वापस गिवन लिखना है हर चीज के अंदर। तो आपको गिवन क्या है, रेडियस r इज इक्वल टू 7 मीटर, एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है आपके 2 रेडियन। तो आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, क्या था फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। ये था आर्क, ये था रेडियस। तो क्या ये एस दे रखा है यहाँ पे, नहीं, ये तो पूछ रहा है आर्क की लेंथ ही तो पूछ रहा है, तो ये फाइंड आउट करवा रहा है। तो ये आर और थीटा एक साथ आ जाएंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। तो आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, आर और थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और असली में आपके पास फॉर्मूला कहता है थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो आपको ये घुमाना आना चाहिए कि ये कैसे घुमाए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आर 7 रख दोगे रेडियस, और थीटा कितने रख दोगे, 2 रख दोगे, 2 रेडियन, बस एस इक्वल टू 14 मीटर, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अभी इससे पहले क्या करा था, 90 डिग्री कन्वर्ट करा था, अभी क्या कर रहे हैं 120 डिग्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई या इनटू रेडियन। तो अब आप बताओ क्या करेंगे, 120 डिग्री है, डिग्री की जगह क्या चीज रख देंगे हम, डिग्री की जगह हम सिर्फ रख देंगे पाई अपॉन 180, ठीक है। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। हमने ये एक्सप्लेन पिछले न्यूमेरिकल में कर रखा है कैसे हुआ ये। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई 180 रेडियन, ठीक। अब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री था, डिग्री की जगह आपने ये रख दिया है ना, ये रख दिया। अब क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 पाई रेडियन। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बड़ा आसान सा है, अगर रेगुलरली आप टच में रहोगे ना कर लोगे, और एप्लीकेशन से ये सब चीजें देख सकते हैं आप जाके। आर्क, अब एक और क्वेश्चन, आर्क ऑफ लेंथ इज कट इन अ सर्किल ऑफ रेडियस। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ पार्ट मिसिंग है, क्या मिसिंग है वो हम बाद में करके देख लेंगे, है ना। इसको हम हटा देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें लिखनी थी वो मिस हो गई, ठीक है। तो ये आ गई। तो अब यहाँ क्या क्या चीज थी वो देख लेते हैं हम लिख के। द आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी थी यहाँ, 5 थी, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर थी। फ्रॉम अ सर्किल ऑफ रेडियस, यहाँ क्या लिखा हुआ था 20 सेंटीमीटर, क्या मिस हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर लिखना था तो मिस हो गया। तो हमें पता है क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर होता है, बस एस की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, एस बाई आर क्या होता है 0.25 रेडियन। ये भी आसान है, ठीक है। तो अभी रिपीट करा है हमने ये। अब इसे कन्वर्ट करके बताओ, ये थोड़ा सा टिपिकल है? क्या लिखा है, कन्वर्ट 3 पाई बाय 4 रेडियन इनटू डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना। अभी तक डिग्री से रेडियन में कर रहे थे, अब उल्टा हो गया, रेडियन से डिग्री में हो रहा है। तो सोचो, है ना। तो चलिए, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो सिंपल सी बात ये है, आपको ये पता था ना कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 होता है, हाँ सर पता था। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, है ना। यहां से पाई नीचे जाएगा तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई होगा। तो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू इतने रेडियंस, मतलब इतना दे रखा है 3 पाई बाई 4। तो आप 3 पाई बाई 4 रेडियन, रेडियन की जगह आप क्या लिखोगे 180 बाई पाई, ठीक है, ये लिखेंगे आप। समझ में आती है बात। तो अब ये लिख देंगे ना आप, तो क्या होगा, आपके पास ये कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे 45 आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपके 45 और ये 3 था, ठीक है। और ये सॉल्व करेंगे 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, यहाँ डिग्री है तो ये 135 डिग्री आ जाएगा। तो आपने क्या करा है, समझ में आ गया ना। यहाँ 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस था, तो आपने क्या करा, 3 पाई बाई 4 रेडियन था, रेडियन की जगह आपने लिख दिया ये,
और क्रॉस करा 135 आंसर आ गया। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, है ना। ठीक, प्रीफिक्सेस फॉर पावर्स ऑफ 10। तो ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही काम में आने वाला है ना। तो इंपॉर्टेंट बताऊंगा और याद तो सभी करोगे तो अच्छा है ना। तो नॉर्मल अगर टॉपर से रैंकर बनना है तो सभी याद होने चाहिए। चलिए तो देखिए क्या क्या मल्टीपल्स हैं, प्रीफिक्स से सिंबल है। ठीक, तो देखिए, तो 10 की पावर 1 को आप क्या बोलोगे, डेका बोलोगे। याद होगा ना पुराने टाइम पे 5, 6, 7 में 10 की पावर 1 थी, मतलब 10 को क्या बोलोगे, बेसिकली डेका बोलोगे, और डी इसका सिंबल होगा। ऐसे 10 की पावर 2 को हम बोलेंगे हेक्टो, एच होगा। 10 की पावर 3 तो आपको याद है, क्यों, ये किलो बोला जाता है, के आता है। ऐसे 10 की पावर 6 हो जाएगा मेगा, एम आएगा। ठीक, फिर इसके बाद जो भी हैं वो कम यूज होते हैं, यहां तक एक और ये दो, ये ज्यादा यूज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ क्या है, गीगा 10 की पावर 9 होता है, टेरा 12 होता है, पेटा 15 होता है, जा 18 होता है। और ये इस तरीके से इनके सिंबल होते हैं, जी टी पी ई। तो याद कौन से रखना आपको पक्के से, ये, बाकी रैंकर्स को तो सभी याद रखना है। अब इसके बाद हम सब मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल देखेंगे। तो डेसी कब बोलते हैं, ये 10 की पावर -1 को डेसी बोल देते हैं, सेंटी 10 की पावर -2, मिली 10 की पावर -3, और ये ऐसे डिनोट करते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, है ना। 10 की पावर -6 माइक्रो, और ये माइक्रो म्यू है, तो अलग तरीके से दिखता है ये यू, मतलब ये यू बना हुआ है और यहां से ये चोंच निकाल दी तो म्यू हो गया, तो ये माइक्रो हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तीन, ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे आपके, ये। ठीक है, 11th के अंदर। इसके बाद 9, 10 की पावर -9 नैनो हो गया, एन से रिप्रेजेंट होता है 12, पिको हो गया, पी से रिप्रेजेंट होता है -15, फेम्टो, फेम्टो काम आएगा, फेम्टो एफ से रिप्रेजेंट होता है, 10 की पावर 18 ये काम नहीं आएगा, एटो ए से आता है। तो आपके मोस्टली क्या काम आएगा, ये काम आएंगे 11th के अंदर, और ये काम आएंगे आपके 12th के अंदर। तो ये याद कर लीजिएगा अभी से, ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब इसके एग्जाम्पल्स किस तरीके से होते हैं वो देख लो आप। देखो एग्जाम्पल के अंदर इस तरीके से दिखाया जाएगा आपको, देखिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कैसे दिखाएगा, 1 MeV, है ना, ये रहा मेगा, एम मेगा। तो ये ऐसे कैसे लिखोगे, 10 की पावर 6 EV, तो मेगा की जगह 10 की पावर 6 लिख दिया। ऐसे ही 1 किलोमीटर 1 km हो जाएगा, 1 किलोमीटर मीटर के अंदर करोगे तो 10 की पावर 3 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही डेकाग्राम बहुत कम काम में आएगा, 1 DAG, 10 की पावर 10 G। इसके बाद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 cm, 1 cm इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, इसके बाद 1 मिली एम्पियर, मिली 10 की पावर -3, और ऐसा आएगा MA। ठीक है, ये 12th में काम में आएगा। 1 माइक्रो वोल्ट, है ना, माइक्रो मतलब म्यू। ठीक है, 10 की पावर -6, इस तरीके से। नैनो सेकेंड NS 10 की पावर -9, पिको पी, है ना, फेरेड तो F आएगा, पिको 10 की पावर -12। तो इस तरीके से ये यूज आएंगे। तो इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हल्के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मगर ये काम में कहाँ आते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टेबल और ये टेबल याद कर लोगे तो ये अपने आप यूज करके हो जाएगा। तो टेबल याद करना जरूरी है, और इंपॉर्टेंट, अगर ज्यादा नहीं हो पा रही टेबल तो मैंने बताया ना, आप एटलीस्ट 11th क्लास में क्या याद कर लो, आप एटलीस्ट 1 2 3 4 5 एटलीस्ट इतना तो याद कर लो आप। ठीक है, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट होता क्या है, होता क्यों है, कैसे होता है, तो ये सोचा होगा ना। तो मेजरमेंट हमने पहले बात कर रखी है कि यहाँ पे अगर कोई कुर्सी बनाने की कोशिश करे और दिल्ली के अंदर कोई कुर्सी बनाने की कोशिश करे, तो अगर हमने सेम नाप लिया, मेजरमेंट करा, तभी वो सेम कुर्सी बनेंगी, चेयर्स बनेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैसे होगा ये, तो देखिए, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद, कंपेयर किससे कर रहे हैं, दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइम, ऑफ सेम काइंड। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का प्रोसेस है ये कंपेयर करना। क्या कंपेयर करना,
इस क्वांटिटी को विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब भाई 1 मीटर हमने देख लिया, सपोज हमने इस तरीके से 1 मीटर को कहा कि भाई ये 1 मीटर है, तय कर लिया पूरी दुनिया ने, तो अब इससे ही सब 1 मीटर नापा जाएगा। ये सबके पास होगा, हाँ भाई इतना है, जैसे आपके पास स्केल होता है ना, वो तो सबके ही वैसे ही नापा जाएगा उसी चीज से, तो वो प्रिजर्व कर लिया जाएगा एक जगह कि भाई ये 1 मीटर होता है, ये यहाँ लैब के अंदर रख लेते हैं। जो भी स्केल बनाना है इसे देख देख के नाप नाप करके अपने घर ले जाओ, स्केल बना लो। तो लोग बाग इस तरीके से फिर उसको देख देख के स्केल बना बना के यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हो गया वो, तो स्टैंडर्ड से फिर हर चीज को नापा जाएगा, उसे कहेंगे हम मेजरमेंट। ठीक है, चलिए अब मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q, Q इज इक्वल टू क्या होगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो n से डिनोट कर दिया, और उसका कुछ साइज होगा, साइज ऑफ यूनिट होगा। ठीक है, तो जैसे हमने एक लेंथ लिया रूम का, ये लेंथ है, बोर्ड का लेंथ लिया। ठीक, बोर्ड का जैसे लेंथ लिया है ना, लेंथ ऑफ बोर्ड ले लिया, कितना है 5 मीटर। तो 5 क्या हुआ, 5 यहाँ हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, और साइज ऑफ यूनिट क्या है, मीटर है ना, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है यहाँ पे। अब ये इक्विवेलेंट किसके है, देखो इक्विवेलेंट कैसे होगी, ये इक्विवेलेंट है 500 सेंटीमीटर के। सही बात है, हाँ 500 सेंटीमीटर के है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हमने इसे ए से लिख दिया। तो हमने बोला कि हमेशा ये जो n और u होगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब समझें, जैसे हमने लिया n1 क्या था 5, ठीक है, u1 क्या था मीटर, वो बराबर किसके हुआ 500, n2 सेंटीमीटर यूनिट है ना, 500 और सेंटीमीटर, तो ये बराबर हुआ। तो हमने कहा Q n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा Q n1 u1, या फिर कहें nu हमेशा कांस्टेंट सेम वैल्यू देता है। ठीक है, यूनिट चेंज कर दो बस, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको इसमें पढ़ना चाहे तो सेम है, इसको इसमें पढ़ना चाहे तो सेम है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि 15 सेंटीमीटर का आपको एक मोबाइल कवर बनाना है, 15 सेंटीमीटर का, ठीक, तो हेलो दिल्ली में बात कर रहा हूं मैं, 15 सेंटीमीटर का एक मोबाइल कवर बनाना है, हेलो ठीक। कलकत्ता में बात करी कि भाई हेलो 5 मीटर का एक मोबाइल कवर बनाना है, कोलकाता, तो 5 मीटर का और 500 सेंटीमीटर का सेम कवर रहेगा। ठीक है, सेम कवर रहेगा, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर सेम कवर। कलकत्ता के लिए 505 मीटर बोल दिया, और दिल्ली वालों के लिए हमने 500 सेंटीमीटर बोल दिया। तो बोलने का अंतर है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसे भी। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ, Q इज इक्वल टू NU, या फिर एक और फॉर्मूला जो जनरेट हुआ वो इंपॉर्टेंट जो है वो है Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास जनरेट हो गया। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, तो अगर हम देखें कि आपको मेजरमेंट में प्रिसीशन चाहिए होता है। ठीक है, तो कुछ डिजिट होते हैं जो रिलायबल होते हैं, कुछ डिजिट होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं। तो जब इन दोनों का टोटल करते हैं ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ ये सही मेजरमेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर, तो एरर आती है। ठीक है, दस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन वे दैट इंडिकेट द प्रिसीशन ऑफ मेजरमेंट। तो प्रिसीशन चाहिए होता है आपको, तो उसके लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई सिग्निफिकेंट फिगर की, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। तो रिलायबल डिजिट और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट या फिगर। अब ये समझ में नहीं आई सर, तो समझने के लिए क्या करो, एग्जाम्पल देखो इसके अंदर। तो एग्जाम्पल क्या है
कि भाई आपने लेंथ नापी किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक्स बॉक्स की मांग नाप ली या फिर किसी भी स्केल की नाप ली, है ना, बॉक्स की नापी तो कितनी आई 287.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंट फिगर है 4, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, रिलायबल जो है। रिलायबल कौन से हैं 1 2 3, ये रिलायबल्स है, ये रिलायबल है और सर्टेन है कि ये तो आना ही आना है। अनसर्टेन कौन से हैं, अनसर्टेन है फिफ्थ डिजिट, ये अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, तो हम कहेंगे इसके अंदर रिलायबल, ये रिलायबल ले लिया और ये फिफ्थ अनसर्टेन भी ले लिया, तो हम कहेंगे इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने क्या कहा, रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन, रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन, तो इसे बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेफिनेशन है और ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर से आएगा क्या एग्जाम्पल, एग्जाम के अंदर डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, इसके रूल्स पूछेंगे, वो भी एग्जाम्पल पूछेंगे। अभी देखते हैं आगे कैसे होता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल एक और है कि आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, कितना 1.62 सेकेंड। तो द डिजिट 1 एंड 6 आर रिलायबल, तो हम कहेंगे ये रिलायबल है, ठीक, और सर्टेन है, ये तो आना ही आना है। अब जो सेकंड, ये सेकंड दे रखा है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये हो गया अनसर्टेन, अनसर्टेन हो गया। तो अब हम कहेंगे रिलायबल, ये 2 रिलायबल हैं और एक अनसर्टेन है, तो 2 + 1 3, तो 3 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसके। तो आई होप इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपका। अब हमारे पास रूल्स हैं, तो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कि रूल के ऊपर बेस ही एग्जाम्पल होंगे और एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जाएंगे 11th में, इवन नीट के अंदर आईआईटी जेईई में भी पूछे जाते हैं। तो रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट हमारे पास रूल है, पहला रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब देखो एग्जाम्पल देखो, ये नॉन जीरो डिजिट्स है, ये सब सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए। ये भी नॉन जीरो हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बस इतना आसान है। तो ये पहला रूल हो गया। रूल को याद करना जरूरी नहीं है, मगर एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, एग्जाम्पल याद करो, रूल अपने आप बन जाएगा। चलो सेकंड देखिए, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब सर क्या होता है, जितने भी जीरो हैं किसके अंदर, किसके बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो भी सिग्निफिकेंट कहला जाएंगे। ठीक है, तो रूल के साथ चलेंगे हम, जब पूरे रूल हो जाएंगे तब सब समझ में आ जाएगा। तो एक सिग्निफिकेंट था, 2 सिग्निफिकेंट था फर्स्ट रूल के हिसाब से, नॉन जीरो, बीच के अंदर जो जीरो हैं वो भी सिग्निफिकेंट कहला देंगे। तो इसके अंदर कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। यहां कितना होगा भाई बताइए, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 होगा। मतलब पॉइंट का कोई खेल नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है, अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए तो आई होप सेकेंड रूल भी समझ में आ गया होगा। थर्ड देखते हैं हम, थर्ड क्या कहता है। थर्ड क्या बोलता है, थोड़ा सा ट्विस्ट है लैंग्वेज में, देखो क्या बोलता है। ये जो बोल रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि डिजिट डेसिमल जो है, डेसिमल के राइट के अंदर और नॉन जीरो के लेफ्ट के अंदर जो भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में समझो इसका। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर लेस देन 1, तो क्या ये लेस देन 1 है, हाँ ये पॉइंट के अंदर डिजिट के अंदर है, डेसिमल में लेस देन 1 है। द जीरो ऑन द राइट डेसिमल, तो जीरो ऑन द राइट डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जो डिजिट जीरोस है ना, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर आएगा इसके अंदर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा इंग्लिश में पढ़ के, या पहले मैंने जैसे हिंदी में एक्सप्लेन करा था उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना अपन को। आगे फोर्थ वाला देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा।
फोर्थ वाला क्या कह रहा है, टर्मिनल या ट्रेलिंग, जो भी टर्मिनल आखिरी वाले हैं ये ट्रेलिंग हैं, है ना, आखिरी वाले ट्रेलिंग आ रहे हैं, इनके बैक टू बैक आ रहे हैं। जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज या टर्मिनल जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब नॉट सिग्निफिकेंट कब हो रहा है ये, अगर ये टर्मिनल पे हैं, ट्रेलिंग हैं, एंड पे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब इन्हें काउंट नहीं करेंगे, ठीक। और यहाँ डेसिमल भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2 3, इसमें कितने हुए 3, इसमें कितने हुए 3, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देख लो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं था, यहाँ पे जीरो थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा जीरो थे, मगर इन तीनों का 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, जीरोस काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। मगर अगर यहाँ पॉइंट लग जाता तो क्या होगा, काउंट होंगे। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, ये स्पेशल केस है ना। स्पेशल केस के अंदर देखो, स्पेशल केस के अंदर होता क्या है कि अगर जीरो भी लग जाता है ना तो वो काउंट हो जाता है, तो ये जनरली पूछा नहीं जाता ये, मगर स्पेशल केस है ना। ये अगर मेजरमेंट में का आता है ना डायरेक्ट 1000 मीटर स्पेसिफिक मेजर्ड विद प्रिसीशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है आपके, है ना, टाइम मेजर्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तब ये फिर जीरो भी काउंट हो जाता। तो इसे आप अपनी याद करने की मेमोरी में ना स्टोर करके रखें, ये एक अलग तरीके से है ना। आपको क्या याद करना है, ये वाला पोर्शन याद करना है, यहीं से पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। ये बस लिख दिया मैंने ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इसको काउंट करा जा सकता है ना, इन दोनों जीरो को काउंट करा जा सकता है। कौन से केस में, टाइम मेजर के अंदर या प्रिसीशन लिखा हुआ, मेजर विद प्रिसीशन इतना ही होगा, तब इस केसेस ये लिखा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन, बात ये है। आगे चलिए, हमारा फिफ्थ वाला जो है वो क्या बोलता है, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर, ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट। अब क्या हुआ, ट्रेलिंग जीरो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, टर्मिनल वही, टर्मिनल जीरो, ट्रेलिंग जीरो एक दिख रहा है, तो क्या ये काउंट होगा, हाँ काउंट होगा सिग्निफिकेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया है, डेसिमल पॉइंट लग गया है। तो यहाँ कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल है, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये काउंट फिर भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने पहला रूल देख लिया था, है ना, थर्ड वाला रूल था, तो ये ध्यान हो जाएगा। चल, इसके बाद क्या है, सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल बड़ा आसान है, इसके अंदर ये बोल रहा है कोई भी पावर होगी ना, पावर जो भी होगी वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाई, पावर में आ गया तो, है ना। द पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल सी भाषा के अंदर, ठीक है। तो ये कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट, या कितने 1 2 3 4, पावर नहीं, 1 2 3 4 पावर नहीं, पावर नहीं, 4। तो क्या बोल रहे हैं हम, ईच नंबर में 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान है। इसके बाद भी एक स्पेशल केसेस रहते हैं, इनफाइनाइट होते हैं कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो एक्चुअली होता ही है कि जैसे सपोज आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, 2s = 2 pi r, ठीक है। तो यहाँ जो 2 है वो क्या है, वो एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो यहां के हिसाब से चीजें चेंज होती रहेंगी। मतलब देखो, आसान भाषा में बताऊं आपको, आपने डायमीटर से रेडियस निकाल रखा है, r = d/2 निकाल रखा है, यहां सर निकाल रखा है। तो यहां भी ये जो है ना 2 एग्जैक्ट है, तो अगर ये डायमीटर होगा 22 तो ठीक है भाई, ये 2। अगर ये डायमीटर होगा 2.2 है ना, इस तरीके से, तो यहां इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये होगा इस तरीके से, तो यहां पे इस तरीके से हो जाता है। तो एग्जैक्ट है, मगर प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरीके से 0.00 लिख सकते हैं हम, है ना। ये एग्जाम्पल के रूप में बताया है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी आ गई। मतलब अनसर्टेनिटी मतलब बहुत सारे हो गए, ये अनसर्टेनिटी नहीं आई, बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए एक ही केस के अंदर, है ना। इसके अंदर भी आप लिख सकते थे 2.2, है ना, ऐसे 2.20, ऐसे 2.200। तो यहाँ पे क्या है, 2.00 लिख सकते हो,
2.000 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो गई। तो ये केस भी नहीं आता है, मोस्टली नहीं आता है, तो इसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये कब आ रहे हैं, जब फॉर्मूला कोई आ रहा है ना, उस केस के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। एग्जैक्ट आ रहा है जो चीज, ठीक है, एग्जैक्ट के अंदर। जैसे ये 2πr क्या है, सरकमफेरेंस, और ये डायमीटर से रेडियस निकाल रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले रूल्स याद करना है। इसके बेस के ऊपर ही ये भी है इनफाइनाइट जिसके अंदर होगा, ये आपको याद नहीं करना। एक और केस होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट काउंट होता है ना, जैसे 86400 ऑरेंजेस बोल दिया, तो एग्जैक्ट काउंट बता दो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। मगर जो हमने रूल पढ़ा था, यहाँ 5 होंगे, मगर हमने जो रूल पढ़ा था वहां 0 हटता था। मगर यहाँ क्या है, एग्जैक्ट ऑरेंजेस बोल दिया ना इसने, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये भी बहुत कम आता है, ये भी स्पेशल केस है, बहुत रेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। हमारे पास है क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। तो राइट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, तो ये न्यूमेरिकल है। तो बताइए कितना होगा, पॉज करके बताइए। तो ये होगा 6। ऐसा क्यों हो गया, हमारा रूल फर्स्ट था ना, वो क्या बोलता है, जितने भी नॉन जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 वो सिग्निफिकेंट होंगे, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका बताएं क्या होगा। इसका कितना होगा, पॉज करके बता दिया 5। कैसे होगा, 1 2, बीच के जीरो भी काउंट होंगे क्योंकि बीच में आ रहे हैं नॉन जीरो के, 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट, ठीक। इसके बाद अगले वाला देखिए, पॉज करके बताइए कितना होगा। ये होगा 5। क्यों, देखिए 1 2 3 4 5 होगा। ये नहीं काउंट करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये बताइए पॉज करके कितना होगा। तो ये होगा 4। क्यों, 1 2 3 4, और ये नहीं काउंट करेंगे हम, है ना। सेंटीमीटर है ठीक है, मगर ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है एग्जैक्ट मेजरमेंट या कुछ, और वो सोचना भी नहीं है आपको, है ना, वो वाली चीजें जो स्पेशल केसेस बताई थी। यहाँ 4 सिग्निफिकेंट हो गया ये। चलिए आगे, राइट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस। अब ये बताएं कितना होगा, पॉज करके 5 1 2 3 4 5 डेसिमल आया इसलिए ये काउंट हो रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दिमाग में याद रखना कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद ये बताएं पॉज करके, तो इसके अंदर है 6। क्यों, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं लेंगे, पावर नहीं लेंगे, हमने देख रखा है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, ऐसे हम एग्जांपल से समझेंगे इसे। तो सबसे पहले हमने अभी पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो n1 है और उसकी यूनिट u1 है ना, u1, तो वो बराबर होगी n2 u2 के। u2 मतलब दूसरी यूनिट, कोई अनदर सिस्टम, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, राउंड ऑफ कर रहे हैं। राउंड ऑफ क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली होता क्या है कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कुछ वैल्यूज आती हैं, तो उसके अंदर सर्टेन डिजिट्स होते हैं और अनसर्टेन डिजिट होते हैं, मगर कुछ ज्यादा ही अनसर्टेन डिजिट हो जाते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा छोटा करना होता है। तो छोटे करने को बोल रहे हैं हम राउंड ऑफ करना। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो आज हम रूल समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखिए, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रूल है, आसान से है बिल्कुल, है ना। हमारे पास फर्स्ट रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, साथ साथ चलेंगे, है ना। क्या बोले ये, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो अगर जो डिजिट है यहां पे वो लेस देन 5 है, तो क्या होगा, देन फॉर द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज, मतलब इससे पहले वाला डिजिट चेंज नहीं होगा और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आई बात, 5 से छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। और गायब हो जाएगा तो मतलब क्या, 5.3 रह जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 1.74 है, तो ये 5 से छोटा है, ठीक, तो क्या होगा,
ये हट जाएगा और सिर्फ 1.7 आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बार बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये रूल समझना है या याद रखना है। एग्जाम्पल याद है तो रूल अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड रूल के ऊपर। तो सेकंड रूल क्या बोलता है, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। मतलब अगर जो डिजिट है वो मोर देन 5 है तो क्या होगा, देन 1 इज एडेड टू द प्रीसीडिंग डिजिट। तो एक ऐड कर देंगे हम पहले वाले डिजिट के अंदर, ठीक है। तो ये ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे हम यहाँ पे और ये गायब कर देंगे, हटा देंगे। तो कैसे हुआ ये हट गया क्योंकि ये 5 से ज्यादा था और यहां हमने एक ऐड कर दिया। किस तरीके से, एक ऐड कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा 4.7। तो ये आंसर होगा। और ये कहां गया, ये चला गया, राउंड ऑफ हो गया कहेंगे हम। ठीक ऐसे ये क्या हुआ, 5 से ज्यादा है तो क्या होगा 5 + 1 यहां कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और ये क्या होगा, ये हट जाएगा। तो यहां पे क्या आंसर आएगा 2.6। तो ये सेकंड रूल हो गया। अब इसके बाद राउंड ऑफ रूल है थर्ड। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अब हुआ ये कि 5 से छोटा 5 से बड़ा, ये तो हो गया, मगर अगर 5 ही हुआ तो क्या होगा, तो देखिए क्या होता है। तो 5 ही है बेसिकली। तो अब क्या है, अ नॉन जीरो कम्स आफ्टर 5, देन अगर 5 के बाद एक नॉन जीरो आ जाता है डिजिट तो क्या होगा, देन 1 इज एडेड टू द प्रीसीडिंग डिजिट। तो क्या होगा, यहां प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड हो जाएगा और ये सब हट जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 15.7 और +1 15.8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे देखिए अगर 5 है, ठीक है, यहाँ और नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो क्या होगा, ये हट जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 3.8 आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये है चीज। तो राउंड ऑफ रूल थर्ड हो गया। अब इसके बाद राउंड ऑफ रूल 4 आ जाएगा। अब राउंड ऑफ रूल 4 में क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। तो 5 ही ड्रॉप हो रहा है, अब पहले भी था 5 ही ड्रॉप हो रहा है, मतलब 5 ही है, मगर अब सिचुएशन चेंज है। क्यों, क्योंकि अब आया है यहां पे 0। तो नॉन जीरो आ रहा था अभी तक, अब आया है 0, तो क्या होगा, तो 5 ड्रॉप हो गया। द नंबर आफ्टर 5 इज 0। अगर 5 के बाद 0 है तो नंबर बिफोर 5 इज इवन। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 5 के पहले नंबर क्या है, क्या वो इवन है। तो आप कहेंगे हाँ इवन है। तो अगर वो इवन है तो कुछ नहीं होगा, यहां से ये सब हट जाएगा और ये ऐसा का ऐसा यहां पे लिख दिया जाएगा आंसर। ऐसे ही 5 के आगे 0 है और ये इवन है, तो ऐसा का ऐसा ही यहां लिख दिया जाएगा राउंड ऑफ के अंदर। मगर अगर यहां इवन ना हो, ऑड हो, तो क्या होगा, फिर रूल नंबर 5 हम पढ़ेंगे। वो ये बोलता है कि अगर यहाँ पे 0 है और 5 के पहले ऑड है, ऑड 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऑड है तो क्या होगा, एक जुड़ जाएगा। देखो पढ़ते हैं अपन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, द नंबर आफ्टर 5 इज 0, ठीक है 0, एंड द डिजिट बिफोर 5 इज ऑड, देन 1 इज एडेड टू प्रीसीडिंग डिजिट। तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो अब मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, यहाँ गायब हो जाएगा, यहाँ एक ऐड, यहाँ एक ऐड और ये सब गायब। तो यहाँ पे 2.8 आएगा, यहाँ पे 5.4 आएगा, यहाँ पे 3.6 आएगा अगर यहाँ पे ऑड हुआ तो। और इवन का तो पता ही है, कुछ नहीं होता इवन के अंदर। अब ये हो गए 5 देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, और उसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे राउंड ऑफ के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4.2 इज राउंड ऑफ। तो क्या इसका आंसर आएगा, पॉज करके दें और फिर चेक करेंगे हम। इसका आंसर आएगा 5.4। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है 2 है, ठीक है, और यहां पे क्या है 4 है। तो यहां पे 5 से, यहां पे 5 से कम है, इसलिए यहां पे कुछ नहीं हो रहा, सेम टू सेम लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1.64, तो क्या राउंड ऑफ होगा, पॉज करके बताएं। तो यहां आएगा 1.6। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे भी 4 है, 5 से कम, तो यहां पे कुछ नहीं होगा, ये गायब हो जाएगा, 1.6 आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। 6.67, इसका राउंड ऑफ क्या होगा? अब ये ध्यान से देखने वाली चीज है, यहां पे होगा 6.7 आंसर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ क्योंकि यहां 5 से ज्यादा था, तो जैसे ही ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहां एक ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.7। और ये कहां गया? ये गायब हो जाता है राउंड ऑफ के अंदर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका पॉज करें, आंसर दें। 3.59, तो ये आ जाएगा 3.6। जैसा कि आपको पता है ये 5 से ज्यादा है, तो ये गायब हो जाएगा, यह +1 हो जाएगा और 3.6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद राउंड ऑफ इसका करें, ये थोड़ा सा अलग वाला मामला है। इसमें क्या है, इसमें क्या सिचुएशन है बताओ? 5 आ रहा है, तो अब 5 आ रहा है, तो ये 5 आ गया, तो आगे वाला देखेंगे क्या है, ये आगे वाला 2 है। ठीक है, तो नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो आते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 प्लस करोगे, तो 25.8 आंसर, और ये गायब हो जाएगा, है ना। ये वाला रूल हो गया। इसके बाद 4.756 राउंड ऑफ करके बताओ, पॉज करके। तो ये आ गया 4.8। ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहां पे 5 के बाद 6 है, 5 के बाद क्या है, 6। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही कि एक बढ़ जाएगा, 4.8 आ जाएगा, क्योंकि पीछे वाला भी देखा था ना हमने, यहां पे, ठीक है, बढ़ जाएगा और आगे चले जाएंगे। इसके अंदर भी वही होगा, ठीक है, एड ऑन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है 5.250, अब आया है 0। ठीक है, अभी तक तो छोटा बड़ा हो रहा था, अब आया है 0, नॉन जीरो हो रहा था, है ना, अब आया है 0, और 0 के बाद 5, तो 5 तो आया है, पहले भी आ रहा था, मगर यह है 0, तो आंसर क्या आएगा? किसको देखोगे? यहां वाले को देखेंगे कि ये इवन है या ऑड है, तो आप क्या बताओगे? ये इवन है। जैसे ये इवन होगा, ये गायब होगा, और वो का वही आंसर आ जाएगा 5.2। ठीक, ऐसे इसका क्या करोगे? इसका क्या आंसर है? इसका भी सेम आंसर होगा। कैसे? 50 है, पीछे वाला इवन है, तो रुक जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। ऐसे ही इसका क्या करोगे? 50, इधर वाला देखोगे इवन नहीं है, इस बार ऑड है, तो क्या होगा? यहाँ पे +1 होगा, 2.8 होगा, तो 2.8 आंसर। इसके बाद इसका बताओ, 8.450, 0 है, इधर क्या चीज है? 8.450, 4 है यहाँ पे, आंसर क्या होगा? 8.4 ही रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इवन है यहाँ पे। इसके बाद 5.350, तो यहाँ पे क्या है? 3, इवन है ऑड है? ऑड है, मतलब 5.4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का 4 हो जाएगा। इसके बाद 3.550 क्या होगा? 50, इधर क्या है? इवन ऑड? ऑड है, मतलब 3.6 हो जाएगा, 3.5 का 6 हो जाएगा। ठीक, रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है वो देख लें। आपने मास देखा था, मास, लेंथ, टाइम, तो आपने सपोज मास इतना बड़ा सारा ना लिख के आपने इसे m लिख दिया और इसका ब्रैकेट लगा दिया और इसके ऊपर कोई पावर लगा दी, मतलब मास की पावर 2। ठीक है, लेंथ लिख दी, लेंथ की पावर लगा दी, लेंथ की पावर 3, मतलब 3 लेंथ है। ठीक है, तो ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी बेस क्वांटिटी है उन्हें रिप्रेजेंट कर सकें डायमेंशन में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज। ठीक है, तो इन्हें बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, इस वजह से हमें ये यूज करने को मिल रहा है। तो m की पावर 2, l की पावर 3, इस तरीके से, है ना। तो अब हमारे पास 7 क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या है? लेंथ हैज द डायमेंशन L, मास M, टाइम T, इलेक्ट्रिक करंट A, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये 7 है हमारे पास।
ठीक है, तो ये याद भी कर रखे हमने। इनको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं डायमेंशन के अंदर, ये देखिए एल से रिप्रेजेंट इसे कर रहे हैं, किसे, लेंथ को एल से, मास को किससे कर रहे हैं, एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, केल्विन टेम्परेचर को केल्विन के से, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। तो काम क्या आएगा मोस्टली, अभी 11th के अंदर हमारे पास ये तीन आएंगे, मतलब एल एम टी ज्यादातर काम में आएंगे। ठीक है, ये 12th में काम में आएगा और ये भी 11th में आएगा, बड़ा कम आएगा, और ये काम में नहीं आएगा हमारे। ठीक है, ये कम आएगा। तो ये तीन के ऊपर पूरा गेम चलेगा, देखते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में। तो हमारे पास एग्जाम्पल है सबसे पहला वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से आपको क्या लगता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक, तो आपने वॉल्यूम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, मतलब तीन लेंथ है इसके अंदर, तो आप कैसे लिखोगे इन तीन लेंथों को, एल एल एल। ठीक है, तो एक साथ कैसे लिखोगे आप, एल क्यूब। ठीक है, एल की पावर 3, तो एल 3, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये जो है ना, ये हो गई आपकी डायमेंशन। ठीक है, किसकी, वॉल्यूम की। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम आसान सा। तो यहां पे है वेलोसिटी। तो क्या आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, हाँ पता है, क्यों नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। ठीक है, तो एल से रिप्रेजेंट कर देंगे उसे, टाइम टी, तो टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या हो गया यहां पे, एल बाई टी, है ना, एल बाई टी हो गया। अब आपको ये दिख रहा है यहां एल की पावर कितनी है, 1, टाइम की पावर कितनी है, 1। तो जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमने यहां -1 लगा दिया। ठीक है, एल की पावर 1 ही रहेगी, टी की पावर -1 रहेगी। ठीक, तो क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का v = एल टी -1। तो ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई, किसकी, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल हुआ। ऐसे ही दूसरे भी एग्जांपल्स हैं, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी हम क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशनशिप। ठीक है, डिड्यूस करना मतलब निकालेंगे। तो इसको पहले किससे देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या दे रखा है वो देख लें अपन। तो ये बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। और जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर नंबर 13 का है, मगर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसे। कंसिडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। तो एक बॉब है, वो स्ट्रिंग से अटैच है। अब यही पता नहीं चलेगा बॉब क्या है, स्ट्रिंग क्या है। तो देखिए एक पेंडुलम होता है, जैसे आपका एक क्लॉक होता है ना, क्लॉक टावर देख रखा होगा आपने। ठीक है, तो वहां एक पेंडुलम इस तरीके से हिलता रहता है। ठीक, क्लॉक टावर इस तरीके से होता है। नहीं तो आपने घड़ियां देख रखी हैं घर के ऊपर, उसके अंदर भी ये पेंडुलम होता है, वो इस तरीके से हिलता रहता है। तो अभी क्या कर रखा है हमने, एक रिजिड सपोर्ट से एक धागा मतलब थ्रेड मतलब स्ट्रिंग लगा रखी है, और यहां इस तरीके से बॉब लटका रखा है। बॉब मतलब हैवी मेटल का होता है, ये गोल सा स्फीयर शेप के अंदर। तो ये क्या होता है, इस तरीके मूव करता है। हम यहां से इसे धक्का देते हैं, ये इधर जाता है, फिर ये इधर आता है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम हो गया। ठीक, इस तरीके से सिंपल पेंडुलम है हैविंग बॉब है। ठीक है, ये बॉब आ गया। ठीक, ये बॉब आ गया। अटैच टू ए स्ट्रिंग के अटैच है। ठीक, दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये किसकी वजह से ऑसिलेट कर रहा है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। अब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब यहां बोला है पीरियड, तो पीरियड मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो टी टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड है। अब टाइम पीरियड क्या, तो टाइम पीरियड मतलब यहां से यूं गया, ये यहां से यहां पे आ गया, ये एक टाइम पीरियड हुआ इसका, ये समझ ले, है ना। तो ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो बता रहा है लेंथ के ऊपर। ये जो इतनी लेंथ है ना इसकी स्ट्रिंग की, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मास किसका, बॉब का मास, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और जो नीचे खींच रही है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो ड्राइव द एक्सप्रेशन, अब हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला जनरेट करना है ना, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का हो जो, मतलब कोई टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला जनरेट करना है इसकी वजह से, इसकी मदद से, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आपको एक फॉर्मूला जनरेट करना है जो टी का होगा, टाइम पीरियड का होगा। तो वैसे तो हमने 13 चैप्टर में इसको ड्राइव करा है, मगर डायमेंशन के थ्रू कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो इन्होंने बोल रखा है, अभी ऊपर बताया ना कि टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ लिखा हुआ है देखो, सिंपल पेंडुलम मटेज ये है, और सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, लेंथ। तो आपने लिख दिया लेंथ, ठीक। फिर बोल रहा है मास, तो आपने लिख दिया मास। फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लिख दिया, ठीक है। ये सब आपने लिख दिए। अब इनके ऊपर पावर भी लगाने पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं है पावर क्या होगी। तो आपने लिख दिया ए बी सी, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपने टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, ये लिख दिया सीधा सीधा। अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, तो हटाएंगे तो के आ जाएगा, के कांस्टेंट होता है, ठीक। यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। तो टी का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी इस तरीके से होता है ना, डायमेंशन। एम का क्या होता है, एम होता है, ये आपको पता है इस तरीके से। एल का क्या होता है, एल होता है, ये भी पता है आपको। जी का क्या होता है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने पहले भी देखा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये टी है ना, नीचे का टी। तो कैसा दिख रहा है आपको, डी इज इक्वल्स टू डे, ए इज इक्वल्स टू डी बाई टी स्क्वायर। और डी क्या है, डी है लेंथ, और टी क्या है, टी है, तो स्क्वायर। तो ये कैसे दिखने लग जाएगा, एल टी माइनस टू, इस तरीके से दिखने लग जाएगा आपको। तो यहां पे जो जी है वो एल टी माइनस टू आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का पहले भी हमने कर रखा है, तो आपको याद भी रहना चाहिए। तो यहां पे आपने सब का निकाल लिया है ना, इन सब का डायमेंशंस निकाल लिया। अब क्या करोगे, पुट कर दोगे, इसको इसके अंदर पुट करोगे, एम को इसमें करोगे, एल को इसमें करोगे, जी को जी के अंदर एल टी माइनस टू करोगे। कैसा दिखेगा ये, इस तरीके से दिखेगा। देखो आपने क्या करा, जो आपके पास टी इज इक्वल्स टू के एम ए एल बी और जी सी था, उसके अंदर आपने क्या करा, आपने के को तो गायब कर दिया, कांस्टेंट हटा दो, ठीक, बाद में देखेंगे। एम की जगह आपने एम रखा, पावर ए रखी। एल की जगह आपने एल रखा, पावर बी रखी। जी का जो आया था एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू आपने रख दिया, और पावर सी रखी। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, यहां तक चीजें आ गई। अब आप क्या करोगे, इन्हें मर्ज करोगे। तो मर्ज करोगे तो कैसे, एम एल, यहां एम है, एम की पावर ए, एल बी बी, मगर यहां एल की पावर सी भी है, तो एल की पावर बी और एल की पावर सी। तो कैसे प्लस प्लस हो जाएगा, कैसे होगा, एल बी प्लस सी हो जाएगा। तो आपने एल बी प्लस सी यहां देख रहे हैं आप, है ना, ये एल बी प्लस सी यहां देख रहे हैं, सही है। चलिए, समझ में आ गया ना कैसे जुड़ता है ये। चलिए, मैथ्स आती है आपको, आई थिंक थोड़ी बहुत तो आती है। चलिए, अब यहाँ टी की पावर माइनस टू है, और यहाँ सी है, तो माइनस टू सी। ये यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको ये। अब आपने इस साइड क्या करा, इस साइड टी की पावर वन कर दिया, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, वन होता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते ये तो यहां तो जीरो है, तो टी की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो टी की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब टी की पावर वन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बच्चों के अंदर, 11th वाले में। अब यहाँ एल है नहीं है, एम है नहीं है, तो एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, जो यहाँ नहीं है, तो एल की पावर जीरो, एम की पावर जीरो। इसका मतलब क्या है, एम वन है, एल वन है, यूं समझ सकते हो, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जब एम एल टी की पावर्स आ गई, तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करते हैं, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड। अब एम एल टी बोथ साइड है, उन्हें कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, तो एम की पावर कितनी है, जीरो, और यहाँ एम की पावर कितनी है,
ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 0 हो गया है ना। कंपेयर करा है m की पावर कितनी, a, और यहाँ पे 0, तो कंपेयर करा है a इज इक्वल टू 0। ये कंपेयर करेंगे तो क्या मतलब, समझ में नहीं आया सर। बात ये है, यहाँ m की पावर क्या दिखा रहा है, a, और यहाँ कितने दिखा रहा है, 0, मतलब यहाँ दोनों जगह ये सेम होना चाहिए, a मतलब 0। ठीक, तो ये सेम होगा यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सेम होगा। ऐसे ही l, तो ये जो l है, l b प्लस c जो है, तो ये b प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये b प्लस सी बराबर हुआ 0 के बराबर, क्योंकि पावर इक्वेट कर रहे हैं अपन, ये ध्यान रखना है। चलिए, यहां पे -2c किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो ये -2c किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो अब जब ये इक्वेट करके ये वैल्यू निकाल ली, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो देखिए c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस या 1 -2 नीचे जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया माइनस। ठीक है, अब ये -1/2 हम यहां रख देंगे, तो -1/2 यहां रख दिया, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, उधर गया 1/2, तो b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। a तो आपके पास पहले से था, a इज इक्वल टू 0, तो आपके पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो अब आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को पुट कर दोगे कहां पे, यहां पे पुट कर दोगे, यहां पे। ठीक है, तो कैसे पुट करोगे देख लो। तो आपके पास था t इज इक्वल टू k m a l b और g कितना था, c। तो अब आपने k रखा, t रखा, ठीक, m रखा, मगर a कितना था, a 0 था, तो 0 रख दिया। l, तो b कितना आया था, अभी पीछे आया था ना, b 1/2 आया था सर, तो यहाँ 1/2 रख दिया। देखो l की पावर 1/2 आ गई। ऐसे c कितना आया था, -1/2, तो यहाँ -1/2 आ गया, देखो। ठीक है, तो यहाँ पावर हमने रख दी। अब क्या है, अब क्या हुआ, ये l 1/2 आया है, तो आपको पता होगा अगर कुछ चीज अगर हम इस तरीके से लिखें तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब l 1/2 मतलब l अंडर रूट होता है ना, l कहें, है ना, z कहें, अगर ये अंडर रूट में है तो इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है। जैसे होता है ना z इज स्क्वायर, ऐसे ही है यहाँ पे z 1/2, तो इसे कैसे लिख सकते हो, z अंडर रूट, तो ये अंडर रूट में लिख सकते हो आप। ठीक है, याद करना है अभी 11th क्लास में, आप भूल गए ये वाला कॉन्सेप्ट, पुराने टाइम पे पढ़ा था 8-9 क्लास के अंदर, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं इसके अंदर, है ना। तो अभी l 1/2 है, तो यहां आप क्या करोगे, k लिख दोगे, m तो गायब हो गया क्योंकि 1 आ गया, है ना। अब l 1/2 है, तो l अंडर रूट लिख दोगे आप, लिख दिया। चलिए, अभी g -1/2 है, तो आप क्या करोगे, अपॉन करोगे, ठीक है, और माइनस ये g को नीचे ले लोगे और 1/2 लिख दोगे, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब मतलब इसे यहां लिख देता हूं मैं, है ना, थोड़ा सा, तो k और l अंडर रूट और g 1/2। अब g 1/2, देखो g ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये पता है ना, नीचे लेके जाओगे तो 1/2 होगा। अब क्या g 1/2 को हम g अंडर रूट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप क्या होगा, k अंडर रूट l और अंडर रूट g लिख सकते हैं। अब इसे प्यार से छोटा सा और लिखना हो तो क्या करेंगे, k एक साथ लगाएंगे l/g, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये वाली टर्म जो थी हमारे पास, है ना, हमारे पास ये जो टर्म थी, तो l 1/2, ये रहा l 1/2, g -1/2, ये g -1/2। ठीक, और ये एक साथ लिखा तो ऐसा आ गया। ये पूरा प्रोसीजर जो करा है ना, वो आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब k इज इक्वल टू क्या है, 2π, k इज इक्वल टू क्या है, 2π, तो आप 2π लगा सकते हो। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता चला, तो आगे जब 13 चैप्टर में करोगे ना तो 2π आता है। तो अगर आपको नहीं पता ना, कोई चिंता की बात नहीं है, आप यहां तक आंसर लिख के छोड़ दो, काफी है। इवन आप यहां तक भी आंसर लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये ऐसे लिखोगे ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और बिल्कुल तेजी से आंसर नंबर देता हो जाएगा।
ठीक, तो आपने ये लिख दिया, ये आंसर है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है, याद है, तो आप ये k = 2 पाई लिख दो और ये इस तरीके से आपने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया। किससे कर दिया? डायमेंशनल एनालिसिस से, है ना। डायमेंशन से आपने फॉर्मूला जनरेट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अब ऐसा ही एक और है क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन से समझ में आता है। तो वेलोसिटी v, वेलोसिटी का पता ही क्या होता है, वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव। तो वाटर वेव की वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा। तो ये वेव होती है पूरी, है ना। तो इसकी जो लेंथ होती है इसे क्या बोलते हैं? लैम्डा। इसे बोलते हैं वेव की लेंथ, है ना, लेंथ होती है ये भी। डेंसिटी ऑफ वाटर रो, ठीक है। क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ वेव, कौन सी वेव? वाटर वेव डिपेंड्स, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स किसके ऊपर कर रही है? वेवलेंथ, वेव की लेंथ पे कर रही है, वाटर की डेंसिटी के ऊपर कर रही है, और एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर कर रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि v किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी आपको पता है लैम्डा के ऊपर कर रहा है, डेंसिटी के ऊपर कर रहा है, और जी के ऊपर कर रहा है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके ऊपर पावर्स भी आएंगी, ए बी सी, इस तरीके से, है ना। तो अब डिड्यूस बाय द डायमेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी। तो फिर फॉर्मूला निकालना है अपन को, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं फॉर्मूला। तो वही हमने जो बताया था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा a रो b g c। ये कर रही था अभी पीछे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, k आ जाएगा। तो यहां तक तो आपको पता चल गया, ठीक है। और k क्या है? डायमेंशन कांस्टेंट है, तो हटा दिया जाएगा, बाद में जोड़ दिया जाएगा। चलिए, तो अब क्या करना था? पिछली बार जो करा था, लैम्डा की क्या होती है डायमेंशन? l, लेंथ है ना, l। डेंसिटी की क्या होती है? ml-3। ये कैसे आई पता है ना? डेंसिटी क्या होती है? रो इज इक्वल टू m/v, ये पता है। m की डायमेंशन m होती है, v की डायमेंशन l3 है ना, l क्रॉस l, l/b/h, लेंथ ब्रेड हाइट, l m l-3, तो ml-3 इस तरीके से आ गई है, ठीक है। तो डेंसिटी आ गई। g की अभी आपने निकाली है Lt-2, सिंपल, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन दिस डायमेंशन इन इक्वेशन 1। अब ये जो भी निकाली है ना आपने, l रो Lt-2, ये सब इसके अंदर फिट करनी है, लिखनी है, ठीक। अच्छा, v की भी बताया कि हाँ, v की अभी पिछले बार निकाली थी। v इज टू क्या था? v इज टू d/t था। तो ये l और ये t, तो मतलब lt और Lt-1, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो ये आ गया Lt-1। तो Lt-1 कैसे लिखा हुआ है? Lt-1। तो आपने इन सबको, इनको है ना, इसको इसमें फिट करा। जैसे ही फिट करा वैसे क्या आया? देखो, v की जगह क्या आ गया? Lt-1। कहां से आ गया? यहां से आ गया। ऐसे ही लेम्डा की जगह क्या आ गया? l आ गया, ये पावर a, ठीक। रो की जगह ml-3, l की पावर -3 आ गया, और पावर b। ऐसे g की जगह ये आ गया Lt-2 पावर c, ठीक। ये तो समझ में आ गया, आई होप। अब क्या करोगे आप? एक साथ करोगे, सबको मर्ज करोगे। ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ m आ जाएगा। m की पावर कितनी आएगी? 0, क्योंकि m है ही नहीं। अब यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर देखो कितनी है, l की पावर यहाँ a है, फिर l की पावर यहाँ -3 है, फिर l की पावर यहाँ कितनी है? l की पावर c है। तो l की पावर इतनी सारी है ना, b, ठीक। तो l ये मल्टीप्लाई में है, तो ये सब ऐड हो जाएगा। तो l a -3b और प्लस c, ये l की पावर है। तो ये आ गई साहब l की पावर। अब बताओ भाई, m की पावर कितनी है? m की पावर b, बस, और नहीं है, तो m की पावर आपने b लगा दी, ठीक। t की कोई पावर है? हाँ है, t की पावर -2c है, -2c अगेन। अब आप क्या करोगे? पावर्स आ गई, पावर्स को आमने सामने रख देंगे, इक्वेट करेंगे, जिसे कहते हैं ना पावर इक्वेटिंग करेंगे, है ना। तो अब क्या होगा? पावर इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे जब पावर इक्वेट करेंगे तो b किसके इक्वेट कर रहा है? b इज टू 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ l की पावर पूरी की पूरी ये है, ये किसके इक्वेट कर रहे हैं? l की पावर 1 से, यहाँ 1, तो ठीक है, ये यहाँ 1 आ गया।
ऐसे ही -2 से किससे कर रहा है, -1 से, -1 से। तो आमने सामने इक्वेट कर दिया हमने। अब इक्वेट करने के बाद बी हमें पता है, हाँ भाई पता है। क्या सी भी पता है, हाँ सी पता है ना, कैसे नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, माइनस से माइनस क्लोज, सी इजिकल्स टू 2 नीचे गया 1/2, तो 1/2 आ गया। अब बी पता है, सी पता है, ए निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। सी की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा ए। तो आपने क्या करा, बी की वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये 0 हो गया, है ना। सी की वैल्यू पुट कर दी 1/2, ठीक, या 1 है या 1/2 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो आ गई 1/2। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की है ही, सी की निकाल ही ली थी, तो ए बी सी निकाल लिए। अब आप क्या करोगे, वही पुराना तरीका, आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू के लेमडा रो जी ए बी सी। अब आप क्या करोगे, v लिखोगे, k लिखोगे, लेमडा ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो a की जगह 1/2, लेमडा की पावर a थी ना, a की जगह क्या करोगे 1/2 लिखोगे। रो की पावर 0 क्यों लिखी, क्योंकि b 0 है, तो b 0 है, ये रहा b 0, ठीक, तो ये 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही g की पावर कितनी थी, g की पावर थी c, तो c की वैल्यू कितनी है 1/2 लिख दी यहां पे, ठीक। तो ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसे अच्छे से सजा सजा के लिखना है या छोटा सा लिखना है, तो कैसे लिखोगे, जैसे आपको पता है लेमडा 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट लेमडा लिख सकते हो। जी 1/2 को क्या लिख सकते हो, जी अंडर रूट लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो आप क्या करोगे, आप करोगे के लेमडा रो, या तो कुछ है ही नहीं, जी इस तरीके से। और इसको एक साथ लिखना हो तो कैसे लिखोगे, दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर ले आओगे, के लेमडा जी कर दोगे आप आराम से। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, v इज इक्वल टू के अंडर रूट लेमडा जी। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां भी छोड़ सकते हो, मगर यहां छोड़ोगे तो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। ये अच्छा खासा डेरिवेशन टाइप चीज है, न्यूमेरिकल है, तो इसे ध्यान से एक और बार रिपीट कर लीजिएगा, है ना। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, ऐसे हम एग्जांपल से समझेंगे इसे। तो सबसे पहले हमने अभी पहले भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो n1 है और उसकी यूनिट u1 है ना, u1, तो वो बराबर होगी n2 u2 के। u2 मतलब दूसरी यूनिट कोई अनदर सिस्टम की, और n2 कोई अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हमने पढ़ रखा था, तो इसका एक फॉर्मूला ही जनरेट हो गया ये, ठीक है। तो आप n1 और u1 को क्या बता सकते हो, u1 u2 आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी q, एंड n1 एंड n2 आर द करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यहां तक समझ में आती बात। अब यहां पे m, l और t, तो m1 l1 t1, ये क्या है, बी द साइज ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ऑफ वन सिस्टम। तो एक सिस्टम जो है उसका हमने m1 l1 t1 ले लिया, और दूसरे सिस्टम का हमने m2 l2 और t2 ले लिया, ठीक है। अब द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी q कैसी होगी, q की क्वांटिटी डायमेंशन ma lb tc, इस तरीके से हम देख लेंगे। तो अब बारी आई समझने की, है ना। तो समझने के लिए हमने क्या करा, कि अभी हमने देखा था कि किस तरीके से हम एम एल टी को लेंगे। तो अब u1 क्या हो जाएगा, u1 यूनिट m1 l1 t1 पावर क्या हो जाएगी a b c। ऐसे ही u2 यूनिट 2 क्या हो जाएगी m2 l2 t2 पावर a b c, पावर सेम रहेगी, m1 m l t चेंज रहेगा, है ना, यूनिट्स के अंदर। तो अब हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू q। तो यहां पे क्या देख रखा है, n1 दे रखा है, ठीक। यहां पे u1 की जगह हम ये लिखेंगे, ये क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिख दिया। n2 की जगह क्या लिखेंगे, n2 लिख देंगे, और u2 की जगह क्या लिख देंगे, ये पूरा का पूरा यहां लिख देंगे, ठीक है। तो ये बराबर हो गया,
है ना, बैलेंस के अंदर आ गया, बराबर आ गया। अब अगर अगर आपको N2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, ये पूरा का पूरा इसके नीचे फिट कर देंगे हम यहाँ पे, है ना, जैसे M2 A, L2 B और T2 C, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर इसको इस तरीके से MM LL और TT की तरह कैसे लिखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको ऐसे करना पड़ेगा, M1 M2 पावर सेम है, L1 L2 पावर सेम है और T1 T2 पावर सेम है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका N2 बच जाएगा अकेला और N1 तो इसके साथ रहेगा ही। तो ये सिंपल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब ये सही समझने के लिए हमें क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, किसमें, एसआई सिस्टम के अंदर, और अर्ग सीजीएस के अंदर होती है। सीजीएस आपको पता है ना, सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है, सेकंड। चलिए तो हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं, तब आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अब यहां पे क्या दिखा रहा है कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, तो जूल एसआई यूनिट होती है एनर्जी की और अर्ग किसकी होती है, सीजीएस की, ठीक है। अच्छा, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन होती है MLT, क्या, 2 - 2, तो ये एनर्जी की डायमेंशन होती है, ये हमें पता है ना। तो अब अगर MLT की पावर्स पता है आपको, तो आप यहाँ M की पावर कितनी है, 1, तो A जो हमने पता करा था ना, MLTCBA, तो A यहाँ पे कितना हुआ, 1, है ना, B कितना हुआ, 2, C कितना हुआ, -2। तो ये समझ में आती है बात, है ना। चलिए अब SI के अंदर मास को कैसे डिनोट करोगे, 1 kg, लेंथ को 1 मीटर, टाइम को 1 सेकेंड, और जूल हमारे पास 1 जूल है ही, यहाँ क्वेश्चन के अंदर 1 जूल दे रखा ना, इसलिए तो N1 दे रखा है। अब आपको सीजीएस में कन्वर्जन चाहिए, है ना, वैल्यू चाहिए बिकॉज N2 की। तो मास 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड दिख रहा है, यहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड दिख रहा है। तो यहाँ क्या है, सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम हो जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, टाइम वैसे का वैसा रहेगा। तो जैसे आपने ये करा तो आप वैल्यू पुट करोगे कहाँ पे, वही पुराने वाले फॉर्मूले में। कौन से वाले में, ये वाले में, N2 इज इक्वल्स टू N1, M1 M2, L1 L2, T1 T2 और पावर यही। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000, नीचे M2 की वैल्यू 1 ग्राम, ये 1000 ग्राम, ये 1 ग्राम, है ना, L1 सेंटीमीटर, ये कितना, 1 सेंटीमीटर, L2 1 सेंटीमीटर था, यह सेकंड। तो अब यहाँ पे 1000 की पावर कितनी है, 1, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा ना, 1 2 3, 10 की पावर 3। यहाँ 10 की पावर कितनी है, 2, 10 की पावर 2, और यहाँ पे भी बाहर 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गई। 1 की पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, गायब हो गया, है ना, 1 का 1 रहेगा। तो 10 की पावर 3 और 4 कितना होता है, 10 की पावर 7। तो ऐसे 1 जूल इज इक्वल टू कितना हुआ, N2 की वैल्यू कितनी आई, 10 की पावर 7, तो 1 जूल बराबर हुआ 10 की पावर 7 अर्ग। तो ऐसे सॉल्व करना होगा आपको जहां भी ये चीज आए। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखेंगे हम कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, ठीक। तो 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है, तो वही सिस्टमेटिक वे चलेगा कि भाई आपको एसआई यूनिट सबसे पहले पता लगाना होती है, न्यूटन किसकी होती है आप बताओगे, फोर्स की होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T -2 होता है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट भी पता है आपको, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। अब वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, N2 N1, M1 M2, L1 L2, T1 T2 और ABC पावर। अब क्या आपको N1 पता है, हाँ N1 पता है ना, 1 न्यूटन दे रखा है तो 1 लिख दिया। मास कितना था, किलोग्राम में, यहाँ ग्राम में, लेंथ मीटर सेंटीमीटर, T सेकंड, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ मीटर तो यहाँ आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, है ना, 10 की पावर 2, यहाँ सेकंड का सेकंड रहेगा, नीचे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड रहेंगे। तो सेम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, सेम में आ गए आपके पास, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ 10 की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3, यहाँ पे 10 की पावर 2 और ये 1, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 ही रहेगा, और यहाँ तो सेकंड का सेकंड है, ये 1, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 3 और 2 मतलब 5, तो 10 की पावर
आपके पास 5 आंसर आ गया। तो 10 की पावर 5 क्या है? डायन्स है। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू कितने डायन हो गई? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन हो गई। तो ये क्या चीज आ गई थी अपने पास? N2 आ गया था, इसलिए हमने बोला 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 5 डायन्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये दो न्यूमेरिकल्स है। और भी आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको भेज सकूं। ठीक है, PDF है मेरे पास, आप चाहें तो ले सकते हैं।